हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियोस में ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। हमने उसके वेरियस एलिमेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम और ईबीट, इबिटा, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में, जो है ईपीएस। ईपीएस इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईपीएस होता क्या है, उसका यूसेज क्या होता है, उसको हम एनालाइज किस तरह से करते हैं और उसको एनालाइज करते टाइम हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ईपीएस होता क्या है। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, ओके। अर्निंग पर शेयर, अगर उसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं समझाने की कोशिश करूं तो इसको इस तरह समझते हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि एक शेयर पर कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। एक शेयर पर कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है वो बेसिकली बताता है अर्निंग पर शेयर। ओके, अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, मतलब इसमें दो एलिमेंट हो गया, राइट। एक तो हो गया शेयर और एक हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। बहुत ही सिंपल मैं तरीके से समझा रहा हूँ आपको। क्या हो गया, एक तरह से बेसिक इसका फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। प्रॉफिट मतलब क्या, प्रॉफिट, ये हम शेयर्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो शेयर्स मतलब कौन से शेयर, यहाँ पे हम इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स, राइट। तो प्रॉफिट मतलब अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। So earning available for equity shareholder divided by number of equity share issued. Equity share issued. Okay. अब ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो बेसिकली अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रखे होंगे तो उसमें हमने डिटेल में पी&एल देखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद ऑपरेटिंग इनकम, फिर ईबिट, फिर ईबीटी, फिर नेट इनकम, राइट। तो लास्ट हमारा था पैट या नेट इनकम। पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेसिकली होता है पैट या नेट इनकम होती है वो शेयर होल्डर्स की इनकम होती है, ओके, फाइनल जो शेयर होल्डर को अवेलेबल रहेगा, ओके। बट अगर कंपनी ने कुछ प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ प्रेफरेंस शेयर हैं, तो कंपनी को उन्हें भी डिविडेंड देना होता है, जो कि होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। तो पैट में से या नेट इनकम में से जब प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होता है, या तो तब आती है हमारी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्योंकि पैट जो हमारा है वो फाइनल प्रॉफिट हुआ, उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो बचेगा वो जो होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। तो ये होता है प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो ये प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड, जो भी इश्यूड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो, ये इस फॉर्मूले से हमारा ईपीएस आ जाता है। इसमें एक और चीज ये है, कई बार क्या होता है कंपनी ड्यूरिंग द ईयर और शेयर इशू करती है, मतलब एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर लेट्स से 1000 शेयर थे, राइट। फिर उन्होंने 100 शेयर और इशू किए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 1100 हो गए, राइट। साल के एंड आते आते 1100 हो गए, तो उन्होंने कुछ शेयर इशू भी किए। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने कुछ शेयर इशू किए या कुछ बायबैक किए होते हैं, तो हमें वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करने होते हैं। तो हम डायरेक्ट हम 1100 नहीं ले सकते, साल के एंड में जितने भी शेयर है वो नंबर नहीं ले सकते, हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेने होते हैं, ओके। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाता है कि भाई अर्निंग अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, इक्विटी शेयर्स, ओके। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमारा जो मोटिव है वो ये है एक बार कंसेप्ट वाइज पूरा डिस्कस करना, ओके, ताकि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर अपन कैलकुलेशन भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली एक बार क्विकली मैं समराइज कर देता हूँ। ईपीएस क्या होता है, ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर।
इसका मतलब क्या, एक शेयर पे कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो दो एलिमेंट हो गए, एक तो वह शेयर, एक हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। इसको अगर हम थोड़ा सा एनहांस करेंगे, प्रॉफिट मतलब क्या, क्योंकि यहाँ हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट अवेलेबल और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग्स कौन सी अवेलेबल होती है, पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, वो हो गया आपकी अर्निंग्स अवेलेबल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इशूड। नंबर ऑफ शेयर इशूड, अगर कंपनी में ड्यूरिंग द ईयर कुछ शेयर इशू किए हैं, कुछ बायबैक किए, तो हमें वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करने होते हैं। कैलकुलेशन हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ओके, तो ये बेसिकली ईपीएस हुआ और इसका फॉर्मूला हुआ। अब इसका यूसेज क्या होता है, ईपीएस का यूसेज क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसका यूज कि जनरली कंपनीज या लोग ईपीएस को किस पर्पस से यूज करते हैं। सबसे पहला पर्पस तो बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास दो कंपनी दे रखी है, कंपनी ए कंपनी बी, सिंपल सा बोल रखा है, ए कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 10 और बी कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 20। इसका मतलब एक शेयर पे कंपनी ए 10 रुपए प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जबकि कंपनी बी एक शेयर पे 20 रुपए प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो ऑब्वियसली हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, बी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपेयर टू कंपनी ए, एटलीस्ट इन दिस ईयर, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने के लिए पता चल जाएगा। अगर ऐसी कोई कंपनी है, जैसे कंपनी ए है, उसका -10, ओके, इसका मतलब वो प्रॉफिट जनरेट कर ही नहीं रही है, वो लॉस में है। तो ईपीएस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अगर है तो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कितनी प्रॉफिटेबल है, तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के यूज में आता है। ओके, दूसरा इसका यूसेज होता है वैल्यूएशन के लिए, मतलब कंपनी के स्टॉक के वैल्यूएशन को एनालाइज करने के लिए, कंपनी के शेयर्स के वैल्यूएशन के लिए। ये जो ईपीएस है, ये ईपीएस का यूसेज आता है पी रेशो कैलकुलेट करने के लिए। पी रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। ओके, इसके बारे में भी हम आगे वीडियोस में डिटेल से चर्चा करेंगे, बट क्योंकि यहाँ से लिंक्ड है, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। ईपीएस के थ्रू पी रेशो कैलकुलेट होता है, और पी रेशो की एनालिसिस से पता चलता है कि अगर पी रेशो हाई है या लो है। पी रेशो हाई है तो कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड है, कंपनी का शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है। पी रेशो लो है तो इसका मतलब अंडर वैल्यूड है। इस तरह से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल लाइक समरी में बता रहा हूँ। तो ईपीएस का यूज आपका पी रेशो के लिए आता है। पी रेशो का यूज आपका स्टॉक के वैल्यूएशन के एनालिसिस के लिए होता है, ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो इसके लिए भी इसका यूसेज आता है। ओके, तीसरा मर्जर्स में, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन में भी ईपीएस का बहुत ज़्यादा यूज आता है, क्योंकि वो इस तरह से देखते हैं कि जब कंपनी मर्ज होगी तो मर्जर के बाद पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना रहेगा। तो उससे ये उनको पता चलता है अगर मर्जर के बाद ईपीएस बढ़ रहा है तो इसका मतलब शेयर होल्डर्स की वैल्यू में इंक्रीज हो रही है, वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है, उनको मर्जर से बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि मर्जर से ओवरऑल अर्निंग बढ़ रही है, राइट। तो मर्जर एंड एक्विजिशन में इसका यूज होता है। वो पोस्ट मर्जर का ईपीएस एनालाइज करते हैं, पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना होगा, और उसके बेसिस पे देखते हैं कि शेयर होल्डर्स को कुछ वैल्यू मिल रही है उस मर्जर से या नहीं मिल रही है। और चौथा, इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या और भी कोई कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, एक्वायर करती है, तो वो उसका ईपीएस जरूर चेक करती है। जैसे इन्वेस्टर अगर मुझे देखना है कि दो कंपनीज है, कंपनी ए कंपनी बी, तो अगर मैं इनका ईपीएस देख के बता सकता हूँ कि कौन सी ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रही है। ओके, और किसमें अगर मैं इसमें एक शेयर का इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 20 रुपये लगते हैं, 20 रुपये मुझे मिलेंगे एज ए अर्निंग, इसमें 10 मिलते हैं, तो किसमें मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट, या कौन सी मेरे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के एनालिसिस के लिए भी ईपीएस का यूज़ होता है। तो ओवरऑल ये चार और भी यूसेज हो सकते हैं, बट बेसिकली ये हाई लेवल यूसेज है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने के लिए, वैल्यूएशन के लिए, शेयर का वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए पोस्ट मर्जर ईपीएस भी देखते हैं, और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए। या अब हमें देखना है कि जब अपन एनालाइज करते हैं, इसका यूसेज तो हमने समझ लिया कि किन किन चीज़ों के लिए यूज होता है। अब इसको एनालाइज कैसे करें। तो एनालिसिस करना बेसिकली बहुत सिंपल है, बट जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है
किसी भी फाइनेंशियल रेशियो की ओके एनालिसिस करते टाइम आप जब उससे कंक्लूजन निकालते हैं तो आप सिर्फ उसी फिगर के अकॉर्डिंग पूरा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कंपनी के बारे में, आपको और भी चीज़ों की एनालिसिस करनी होती है। ओके, एक ही चीज़ के बारे में आप पढ़ के या समझ के आप पूरी एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको ट्रेंड देखना पड़ता है, कंपनी की हिस्ट्री, पीयर्स देखने पड़ते हैं, और इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी देखने होते हैं कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में। ओके, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बट ओवरऑल अभी वैसे समझते हैं कि इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं ईपीएस को। ओके, और ये बेसिकली एक कॉमन चीज़ रहेगी चाहे आप किसी भी प्रॉफिटेबिलिटी एलिमेंट को एनालाइज कर रहे हो। ओके, जब आप एनालाइज कर रहे हो तो अगर आप एनालाइज अगर कंपनी खुद का कर रहे हो तो एक ही साल के फिगर को देख के आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ ना करें। ओके, हमेशा आप ट्रेंड देखो। ओके, कि ओके इस साल कंपनी का ईपीएस अच्छा हो गया, जैसे 20 हो गया, बट प्रीवियस ईयर कितना था वो हमें देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि प्रीवियस 25 था और इस बार 20 हो गया तो ये तो डाउन ट्रेंड हो गया। ओके, और ऐसा तो नहीं कि भाई 5 5 5 आ रहा था और एकदम से 20 हो गया, तो फिर हमें वो देखना पड़ेगा अच्छा ऐसा क्या हो गया कि इस बार 20 हो गया, कुछ और ऐसी आइटम थी क्या कि वन टाइम प्रॉफिट हो गया उसके कारण से एकदम से 20 हो गया, राइट। तो ट्रेंड आपको देखना जरूरी है, सिर्फ एक साल के या एक क्वार्टर के फिगर्स देख के आप एनालाइज ना करें। ओके, दूसरा है इंडस्ट्री कंपैरिजन करें, इंडस्ट्री कंपैरिजन या पीयर कंपैरिजन एनालाइज करते हैं हम। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि उस इंडस्ट्री का नॉर्मल ईपीएस कितना रहता है। ओके, या उस इंडस्ट्री में और भी पीयर्स है उनका उनका ईपीएस कितना है, उसको देख के आप कंपनी का ओवरऑल एनालाइज करें, राइट। और तीसरी चीज़ है डाइल्यूशन। ओके, डाइल्यूशन इम्पैक्ट, डाइल्यूशन इम्पैक्ट क्या होता है? डाइल्यूशन इम्पैक्ट होता है कि कई बार कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर के साथ कुछ ऐसे और भी सिक्योरिटीज होती है, जैसे होते हैं प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टिबल हैं। ओके, या डिबेंचर जो कन्वर्टिबल हैं। कन्वर्टिबल मतलब उनके पास ऑप्शन रहता है कि डिबेंचर जब उनकी अवधि समाप्त हो जाएगी तो वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर जब उनकी अवधि समाप्त हो जाएगी तो भी वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, उनके पास ऑप्शन रहता है, राइट। तो अगर वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं तो उससे हमारे ओवरऑल ईपीएस पे फर्क पड़ता है। जैसे अगर कोई कंपनी जैसे 1 लाख रुपए की इसकी अर्निंग है, फॉर एग्जांपल दिस फिगर, और उसके बैलेंस शीट में 1000 शेयर है ना, तो उस तरह से उसका अर्निंग पर शेयर 100 हो गया। ओके, बट लेट्स से इस ईयर कुछ ऐसे डिबेंचर्स हैं, ओके, लेट्स से 100 डिबेंचर्स हैं जो 100 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में तो कंपनी की अर्निंग पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि कुछ चेंज ज़्यादा नहीं हो रहा है, सिर्फ ये डिबेंचर है, डिबेंचर से इक्विटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो जो डिनोमिनेटर है वो चेंज हो जाएगा, वो 1000 से हो जाएगा 1100। ओके, बट कंपनी की अर्निंग उतनी ही रहेगी। ओके, ऑल्दो ये उतनी की उतनी नहीं रहती है, क्योंकि अब हमें जो इंटरेस्ट देना था वो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। ओके, जब हम इंटरेस्ट नहीं देंगे तो हमारी अर्निंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेट से वो 2000 रुपये से बढ़ जाती है। ओके, तो उस अकॉर्डिंग फिर अगर आप देखोगे तो वो कुल मिला के हमारा ईपीएस थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा ईपीएस वो डाइल्यूशन से कम हो जाएगा, क्योंकि ओनरशिप डाइल्यूट हो जा रही है, क्योंकि हमारे पास जो डिबेंचर है वो तो पहले डिबेंचर मतलब डेट थे, डेट इक्विटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अब जो हमारी ओवरऑल अर्निंग है उसमें भी उनका हिस्सा रहेगा जो कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर बन जाएंगे। तो जब वो इक्विटी शेयर बढ़ेंगे तो हमारा जो ईपीएस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, तो जो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा वो अर्निंग वाला पार्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि हम उनको इंटरेस्ट देना बंद कर देंगे तो अर्निंग थोड़ी बढ़ जाएगी, बट ओवरऑल जनरली जो होता है ईपीएस वो कम हो जाता है, तो वो डाइल्यूशन इम्पैक्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ अगले वीडियो में हम डाइल्यूटेड ईपीएस, एडजस्टेड ईपीएस
और ईपीएस की कैलकुलेशन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डाइल्यूटेड इम्पैक्ट को भी हमें ध्यान में रखना है कि इस ईयर में अगर कुछ कन्वर्जन हो रहा है तो उसके कारण से हमारा ओवरऑल ईपीएस कम हो जाएगा। ओके, और जब आप एनालाइज कर रहे हो ईपीएस को तो आपको जैसे नॉन रिकरिंग इनकम है उनका भी ध्यान में रखना होता है। तो जैसा मैंने बोला, अगर आपका कंपनी का ईपीएस 5 5 5 चल रहा है और एकदम से 20 आ गया तो वो देखना पड़ेगा क्यों आया। हो सकता है वो नॉन रिकरिंग इनकम इस साल एकदम से कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो गया है जो कि ऑपरेशन से लिंक्ड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। ओके, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, उसके कारण से एकदम से ईपीएस बढ़ गया। तो अगर आप जस्ट इसके बेसिस पे डिसीजन ले लोगे दैट वुड बी रॉन्ग। तो इसलिए आपको नॉन रिकरिंग इनकम और एक्सपेंस, ओके एक्सपेंस, उनका ध्यान रखना होता है। तो इसको भी कंसिडर करने के लिए एक एडजस्टेड ईपीएस की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, जैसे ये डाइल्यूशन इम्पैक्ट के लिए हम डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं, इस तरह नॉन रिकरिंग इनकम या वन टाइम एक्सपेंस या इनकम के जो होते हैं उनके लिए हम एडजस्टेड ईपीएस कैलकुलेट करते हैं ताकि एक ट्रू ईपीएस की पिक्चर प्रेजेंट हो। ओके, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होता है जब आप एनालाइज करते हो या कंक्लूड करते हो, राइट। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ईपीएस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ओके, तो ओके, ओवरऑल आपको ये क्लियर हो गया होगा। ट्रेंड देखना है, इंडस्ट्री पीयर से कंपेयर करना है, डाइल्यूशन इम्पैक्ट का ध्यान रखना है क्योंकि कुछ अगर कन्वर्टेबल शेयर्स और डिबेंचर है वो कन्वर्ट होंगे, ओवरऑल ईपीएस कम हो जाएगा। नॉन रिकरिंग इनकम और एक्सपेंस उसको भी कंसिडर करना होता है कि ऐसा तो नहीं कि नॉन रिकरिंग इनकम और एक्सपेंस आ गया जिसके कारण से ईपीएस एकदम से बढ़ गया, एकदम से कम हो गया, राइट। तो उसके लिए बेसिकली एडजस्ट ईपीएस कैलकुलेट होता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। ओके, अब फाइनली हम इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में चर्चा करते हैं कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ है ये है इट डज नॉट कंसिडर कैश फ्लो। मतलब जो हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं अर्निंग से। अर्निंग्स आती है पीएनएल से, राइट, इनकम स्टेटमेंट या पीएनएल से आती है अर्निंग्स। ओके, तो उसमें वो जो हमारा मोस्टली जो अकाउंटिंग होती है वो हमारा उससे होती है अक्रूवल बेसिस पे, राइट, कैश बेसिस पे तो होती नहीं है। तो हम सब अक्रूवल के बेसिस पे इनकम और एक्सपेंस को अकाउंट करते हैं हम। तो जो वो अर्निंग्स आती है या नेट प्रॉफिट आता है या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आती है उसमें हम कैश फ्लो कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, हम अक्रूवल बेसिस पे करते हैं। तो क्या होता है, देयर मे बी चांसेस कि कंपनी अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रही है। ओके, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अच्छी है, बट उसके कैश फ्लो में दिक्कत है। इन द सेंस कि जैसे ए आर है, ए आर उसके कलेक्शन नहीं हो रहा ड्यू टू सम रीजन, सेल कर रहे हैं, सेल काफी क्रेडिट पे कर रहे हैं, राइट, और ए आर का कैश फ्लो अच्छा नहीं हो रहा। तो ईपीएस को देख के आपको कंपनी कैश फ्लो के बारे में आइडिया नहीं रहता है, तो इसलिए इसलिए आप उससे पूरा डिसीजन नहीं ले सकते अपने इन्वेस्टमेंट का, राइट। पहली चीज तो ये। दूसरा, इसमें देर आर चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन, चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन। अब वो कैसे है, फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने बोला, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ से आती है, पीएनएल से आती है, मतलब ये हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है। ओके, अब अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। अब अकाउंटिंग पॉलिसी कई बार कंपनी भी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि मुझे रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है कब नहीं करना है, डेप्रिसिएशन का मेथड मुझे कौन सा अडॉप्ट करना है नहीं करना है, राइट, वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। ओके, कई बार होते हैं आर एन डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस होते हैं। अब वो कई बार वो एक्सपेंसेस कंपनी कैपिटलाइज कर देती है। अब जब वो कैपिटलाइज करती है, ओके, तो हमारा इनकम और एक्सपेंस में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखता है, तो आपका मतलब नेट प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, राइट। ऑल्दो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गैप बने हुए हैं, बट स्टिल देर आर चांसेस कि कंपनी अपने ईपीएस को मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करती है, राइट। तो क्योंकि ये सब चीज़ें अकाउंटिंग और अकाउंटिंग पॉलिसीज पे डिपेंड करती है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे हो रहा है, डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा लग रहा है, तो इस कारण से थोड़ा बहुत सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन होता है, राइट, ऐसा सस्पेक्ट किया जाता है। ओके,
दूसरी चीज़ ये हुई कि डज नॉट कंसिडर, पहला हो गया डज नॉट कंसिडर कैश फ्लो, देयर आर चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन। और तीसरा है कि आपको बायबैक के बारे में भी ध्यान में रखना होता है। कई बार क्या होता है कि अगर कंपनी शेयर बायबैक कर रही है, ओके, तो उसका ऑटोमेटिकली ईपीएस बढ़ जाता है। जैसे सेम चीज़, अगर 1 लाख रुपए का अर्निंग था, उस पे 1000 रुपये, 1000 शेयर थे, ओके, तो उस अकॉर्डिंग ईपीएस था 100। ओके, लेट्स से कंपनी ने 500 शेयर बायबैक कर लिए, 500 और लाइक, हाँ लेट्स से 500 शेयर बायबैक कर लिए। 500 शेयर बायबैक किए तो अर्निंग पे तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, अर्निंग उतनी की उतनी है, बट शेयर हमारे कम हो गए, ओके, तो ऑटोमेटिकली आपका ईपीएस बढ़ जाएगा। तो इसको भी आपको कंसिडर करना होता है कि बायबैक के इम्पैक्ट के कारण भी ईपीएस आपका बढ़ जाता है। ओके, तो एक तो हुआ कि कैश फ्लो, और फिर हुआ सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन, और फिर वही नॉन रिकरिंग इनकम आपको ध्यान में रखना होता है कि नॉन रिकरिंग इनकम के कारण भी कई बार आपका ईपीएस बढ़ जाता है। तो अगेन इसके लिए तो ऑलरेडी हमारा एडजस्टेड ईपीएस है जो कंपनी को शो करना होता है, बट हाँ कई बार नॉन रिकरिंग इनकम के कारण भी हमारा ईपीएस ओवरऑल बढ़ जाता है। तो ओवरऑल जो है ये मेन लिमिटेशन है। उनमें से मेन तो ये दो चीज़ हैं कि कई जो ईपीएस है उसको देख के आपको कंपनी के कैश फ्लो के बारे में पता नहीं चलता है, ओके, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आपको कैश फ्लो भी देखना है कि कंपनी को कैश फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरा, कई बार देर आर चांस ऑफ मैनिपुलेशन ड्यू टू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, वो अपने अकॉर्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी, डेप्रिसिएशन मेथड, राइट, एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करना है, कब कैपिटलाइज करने हैं चीज़ों को, तो थोड़ा बहुत उसमें चांसेस रहते हैं। बायबैक का इम्पैक्ट भी रहता है, उसको भी कंसिडर करना है। नॉन रिकरिंग इनकम एक्सपेंस का भी इम्पैक्ट रहता है, वो कंसिडर करना है। तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती है। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको ओवरऑल कंपनी की एनालिसिस करनी है, ओके। तो अच्छा, तो ओवरऑल यही हमें इस वीडियो में डिस्कस करना था। ईपीएस क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट होता है, क्या यूसेज होते हैं, किस तरह से आप एनालिसिस करो, क्या ध्यान में रखना है, और ओवरऑल डिसीजन लेते टाइम किन किन चीज़ों को और एक्स्ट्रा कंसिडर करना होता है जब आप ईपीएस को एनालाइज करते हैं, या। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ईपीएस के कैलकुलेशन देखेंगे। इसके अलावा हम एडजस्टेड और डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाते रहूँगा। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो समझना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, तो मैं उसको आई विल ट्राई टू टेक अप एज सुन एज पॉसिबल, ओके। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।